अफगानिस्तान में भी वही गीत गाए जाते हैं जो हमारे राजस्थान में गाए जाते हैं। अच्छा, जो आपके मेहरौली में गाए जाते हैं, वो गीत अफगानिस्तान तक हाँ गया। बिल्कुल होते हैं। तो आप ये समझिए ना, हम लोग जितना, ये तो ज्योग्राफी तो अब बनी है, हाँ। पहले कहाँ ज्योग्राफी थी, पहले कहाँ पाकिस्तान था। एक हाल ही में घर वापसी का जो ट्रेंड है वो काफी चल रहा है। जो हमारे गीत एक है, हमारा खाना एक है, हमारी गालियां सेम है। और तो क्या बताऊं मैं आपको, कि अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, पढ़ी लिखी माँ और कर्ज मुक्त समाज, अगर सरकारें हमें पहले ही दे देती तो हम यहाँ जयपुर से लेकर के जम्मू कश्मीर तक पटरी उखाड़ते नहीं, पटरी की लाइन बिछा देते डबल। इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे लंबा चला संघर्ष, इसमें 74 भारतीय सिविलियंस की शहादत हुई, इकलौता गुर्जर आंदोलन। अगर नौकरी ना मिले तो व्हाट इज द प्लान बी? आज की डेट में बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हर एक व्यक्ति सरकारी नौकरी के पीछे दौड़ रहा है। और आरक्षण भी इसी के लिए तो चाहिए। सरकारी नौकरी जो 40, 50, 100 नौकरी होती है, उसके बाद हजारों जो युवा हैं उनको सड़कों पे ला दिया जाता है, पटरियां रोक दी जाती है। लेकिन अब एआई का जमाना है, डिजिटल का जमाना है, एंटरप्रेन्योर्स बना सकते हैं ना, बिजनेसमैन बना सकते हैं। कि आप उस तरफ क्यों नहीं ले जाते कि वो 30-40 नौकरियां क्या पूरे गुर्जर समाज का पेट भर सकती है? थैंक यू, मैं ना आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने ये बात उठाई, और ये मेरे मन की पीड़ा है। नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं हर्षित जोशी। आज मेरे साथ मौजूद हैं विजय जी बैसला। बैसला जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18। थैंक यू सो मच हर्षित जी। पगड़ी तो आपने बहुत ज़बरदस्त लगा रखी है। आपकी पगड़ी वैसी लग रही है जैसे कर्नल साहब लगाते थे, किरोड़ी जी बैसला। और मैं बताना चाहता हूँ, ये किरोड़ी जी बैसला के सुपुत्र हैं जिन्होंने गुर्जर आंदोलन की नींव रखी थी। ये जो पगड़ी की आप बात कर रहे हैं हर्षित जी, ये मेरे पिताजी कर्नल साहब की आखिरी पगड़ी है। अच्छा। और यही पहनता हूँ। एक गुर्जर नेता कांग्रेस में भी है, सचिन पायलट जी। वो भी इसी तरह मुखरता से उठाते हैं गुर्जर आंदोलन की बात, या विजय बैसला ही बिल्कुल लठ लेके खड़ा हो जाता है, नहीं गुर्जर आरक्षण तो मैं दिलाऊंगा तुम्हें? देखिए, हम हैं गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष। मेरे पास केवल गुर्जर आरक्षण का ही मामला नहीं है, पूरे गुर्जर समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी होती है। तो गुर्जर समाज के साथ कुछ भी गलत अगर होगा, या अगर गुर्जर समाज को पॉजिटिवली कहीं पर आगे लेके जाना है और उसके लिए कुछ भी करना पड़े, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज माई ओनस, एंड आई विल डिलीवर दैट। अब बाकी व्यक्ति क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, आई एम नॉट अ पर्सन टू डिसाइड ऑन इट। हाँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूं, और ये केवल अमुक व्यक्तियों के लिए नहीं, मैं तो सबके लिए ये कहना चाहता हूँ, पूरे भारत के गुर्जर समाज के लीडर्स के लिए कहना चाहता हूँ, खास करके उन लीडर्स के लिए भी जो ओबीसी से आते हैं, पिछड़ों से आते हैं, कि यू हैव टू टेक योर कम्युनिटीज फॉरवर्ड। इसलिए नहीं कि आप एक कम्युनिटी को आगे बढ़ा रहे हो, लेकिन आप ये समझिए कि भारत, और भारत के साथ अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान जातियों में, फैक्शंस में बटी पड़ी है, और ये अच्छी बात है, क्योंकि जब आप इसको डेवलप, जातियों में बटना अच्छी बात है। मैं बताता हूं आपको, समझिए क्या होता है कि वन शू फिट्स ऑल डज नॉट हैपन। तो जब आप किसी प्रॉब्लम को बॉक्स आउट करके स्ट्रक्चरल कर देते हो ना, तो आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना बहुत इजी होता है। जैसे अगर गुर्जर हैं तो गुर्जरों की प्रॉब्लम अलग होगी, मीणा समाज है उनकी प्रॉब्लम्स अलग होंगी, राजपूत समाज है उसकी इश्यूज अलग हैं, जाट समाज है उसकी इश्यूज अलग है। अब जाट समाज की आप अगर मैं बात करूं, सिंस वी आर टॉकिंग ऑन अ वेरी ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म, वो लोग गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर बहुत काम कर चुके हैं बहुत सालों से। हम लोगों ने अभी अपनी लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया, तो वो तो बहुत आगे निकल चुके हैं, हम पीछे हैं। तो उनके इश्यूज अलग हैं, हमारे इश्यूज अलग हैं। हमको अलग, हमारे लिए देवनारायण योजना चलती है जो कर्नल साहब ने डिजाइन करके बनाई थी, 1200 करोड़ की योजना है, आप ये देखिए। तो उससे हमारे बच्चों को फायदा मिलता है, उससे जाटों को नहीं मिलता, उससे मीणा समाज को नहीं मिलता, उससे ओबीसी समाज को नहीं मिलता। तो एवरी कम्युनिटी हैज अ सेपरेट इशू, एंड इफ वी कॉन्शियसली फाइंड द इशू एंड स्टार्ट अ रेजोल्यूशन फॉर दैट एग्जैक्ट इशू, वी विल बी मोर सक्सेसफुल इन सॉल्विंग प्रॉब्लम। आप राजनीति करेंगे या आप चुनाव लड़ेंगे, फिर तो आपको सर्व समाज का साथ चाहिए। मैं बताता हूँ, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में एक अविश्वास की नहीं आ रही, तो गुर्जरों का लीडर है या फिर ऐसा कुछ, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जब आप बड़ी पॉलिटिक्स में जा रहे तो उस टाइम ये थोड़ा मैं बताता हूँ, मैं समझाता हूँ क्या होता है। ये एक मिसकंसेप्शन है। ग्राउंड में जब हम जाते हैं, या आप भी जगह जाओगे, तो एवरीबडी इज द सेम। अगर एक रोड बनाई है सरकार ने, तो उसमें गुर्जर समाज का व्यक्ति भी चलेगा, उसके ऊपर आपका मीणा समाज का भी जाएगा, जाट भी जाएगा, हिंदू भी जाएगा, मुसलमान भी जाएगा, सिख भी जाएगा, सब जाएंगे। प्रोग्रेस
is same for everybody. Somebody will go on a car, somebody will go on a cycle, but they will go on that path. Right? जो बात आपने पूछी कि गुजर, मैं तो गुजर समाज का हूं ना, मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं, आई एम फ्रॉम द गुजर कम्युनिटी बाय बर्थ. Like I am an Indian by birth, and I am a Rajasthani by birth. So am I a Gujar by birth, and I am also a Baisla Gotra by birth. Nobody can change that. That will remain. Now, hence, that does not say that I will not stand for the other people. I am there for everybody. मैंने इलेक्शन के बाद में करीब 8-9 महीने काम किया वहाँ पे. मैंने सबके लिए काम किया. अगर वहाँ पर अगर हॉस्पिटल हमने ठीक कराया तो सबके लिए कराया. अगर ब्लड बैंक शुरुआत करने की बात करी तो उसमें खून तो सभी लेके जाएंगे ना. प्रोग्रेस इज फॉर द रीजन, इट इज नॉट फॉर एन इंडिविजुअल. जिस दिन एक इंडिविजुअल के प्रोग्रेस को हम बड़ा कर देते हैं उस दिन डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है. अब समरावता का इतना बड़ा इशू हुआ था राजस्थान में, हु वाज द पर्सन टू गो देयर? वो तो मीणा समाज का था ना. अगर आप टेक्निकली अगर आप ये कहो कि नहीं वो तो मीणा समाज का था, मैं आई वाज देयर. बच्चों को पट्टियां हमने लगवाई, मरहम हमने लगाया कि भाई जो हो गया हो गया. क्यों हुआ क्या हुआ वो तो बाद की बातें हैं, वो तो देखा जाएगा. बट टुडे फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट एड एंड द फैक्ट दैट यू आर एबल टू स्टैंड ऑन योर ओन 2 feet. You have to understand, you might be political in nature, but you cannot go away from humanity. Humanity is important. आपने विदेशों में काम किया है, आप कई कॉर्पोरेट संस्थानों में, टेलीकॉम कंपनी में. जी. जब आप फिर से राजस्थान आए, ठीक है, फिर से वो पगड़ी लगाई, जो कहाँ सूट बूट पहनते थे, वापस उसी रंग में रंग गए हैं. जब राजस्थान आए उसके बाद फिर आपने आंदोलनों की फिर से शुरुआत करी है. क्या आपको लगता है कि सरकारी नौकरी जो 40, 50, 100 नौकरी होती है उसके बाद हजारों जो युवा हैं उनको सड़कों पे ला दिया जाता है, पटरियां रोक दी जाती है? लेकिन अब एआई का जमाना है, डिजिटल का जमाना है, एंटरप्रेन्योर्स बना सकते हैं ना, बिजनेसमैन बना सकते हैं. कि आप उस तरफ क्यों नहीं जाता कि वो 30-40 नौकरियां क्या पूरे गुजर समाज का पेट भर सकती हैं? थैंक यू. मैं ना आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने ये बात उठाई. और ये मेरे मन की पीड़ा है. और इस पे मैं आप 5 मिनट लगाऊंगा आपके साथ, बिकॉज आपके माध्यम से दुनिया को भी समझना चाहिए. आईटीआई है अपने सरकारी, एक बार की बात करें अपन, आईटी सरकारी आईटीआई में क्या सिखा रहे हैं हम? मोटर वाइंडिंग कैसे होती है, ठीक है, वोल्ट मीटर कैसे चल रहा है. आज हम लोग वहां पर मोबाइल फोन कैसे रिपेयर करते हैं इसको भी तो सिखाओ. आपकी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है. आप तो एआई तो बहुत दूर की बात कर रहे हो, मैं तो कह रहा हूं कि आप फीचर फोन रिपेयर कराने सिखा दो. That's a big opportunity. Every guy in this world, specifically if you're talking about India, India has got about 75 to 80% mobility penetration, out of which about of that population percentage, about 70-75% is smartphones, rest is feature phones. मुझे माफ करना, मैं 1 मिनट एक सवाल होगा. बोलिए. जब आपने आईटी की बात करी कि वहाँ पर क्या सिखाया जा रहा है, सिखाने वाला कौन है? सरकारी शिक्षक ही होगा ना. फिर वापस आप अपने समाज के बच्चे फिर वही जाएंगे, वही सीखेंगे. मैं वहीं आ रहा हूँ. Let me explain to you. This is one part of it. अब आई बात जो आपने पहली करी कि सरकारी नौकरी, भाई अप्लाई करने वाले होते हैं 1000, नौकरियां होती हैं 100. प्लान भी यहाँ पे काम आता है कि भाई आपका प्लान भी क्या है, वो 900 बच्चे कहाँ जाएंगे? तो वो जो इतनी भीड़ आती है सड़कों पे फिर क्या होगा उनका? वही तो मेरा सवाल है. अब मैं वहीं आ रहा हूँ ना, आज की डेट में क्या हो रहा है. और ये बहुत जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं गांव ढाणियों में जाता हूँ. ये बहुत अफसोस है मुझे इस बात को कहते हुए कि जो बंदा सरकारी नौकरी में नहीं लग पाता, आप विश्वास करोगे 2013 का अप्लाई किया हुआ बच्चा मेरे को अभी भी फोन करके कहता है कि साहब मेरी नौकरी नहीं लगी, मेरी नौकरी लगवा दो. We have become so dependent on government jobs. This is very bad for us. हमको इसमें से निकल करके entrepreneurship, businesses, secondary career options, private organizations, distributor के यहाँ काम करो. स्टेशन मैंने जब अपनी नौकरी शुरू करी थी हर्षित, मैं एक साइकिल पे जाता था, एटलस गोल्ड लाइन सुपर, 3750 रुपए में मैंने नौकरी शुरू करी थी. हम लोगों के पास एक माइंडसेट आ गया है कि मुझे सरकारी नौकरी ही चाहिए, उतनी ही है सरकारी नौकरियां. We have to get out of it. And I would, since you have raised this topic, and I would like to put this across, central government is doing a lot. Startup के ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है, आपको पैसे बहुत मिल रहे हैं, लेकिन वो ज्यादातर AI बेस्ड हैं.
लेट्स अंडरस्टैंड दिस। हमारा जो युवा है उसके पास वो कोर कॉम्पिटेंस नहीं है गांव वाले को, ठीक है। हम किसी से बात करते हैं कि कुछ करो, अगर किसी, मैं कल की ही बात है, मैं बात कर रहा था तो मैंने बोला यार इनको, इन बच्चों को, युवाओं को हम उस डायरेक्शन में क्यों नहीं लेके जाते। तो उसने बोला साहब ऐसा है कि हम कभी भी बात करते हैं, बोलते अचार बनाओ। अरे अचार नहीं है, प्लास्टिक से डिग्रेड करके उसको, प्लास्टिक को रिसाइकिल करके उससे हम कुछ क्यों नहीं बना सकते। ऑल दोस टेक्नोलॉजी, अब गांव वाले को अगर हम बताएंगे, समझाएंगे, तो होपफुली उसका ट्रैक्शन मिले। पॉली हाउस करने के लिए भी एक्स अमाउंट ऑफ मनी चाहिए। अगर सरकार उसमें 60% सब्सिडी भी देती है तो 40% तो देना पड़ेगा, और वो बेचारा गरीब आदमी 40% कहां से लाएगा। सो देन ही स्टार्ट्स मूविंग इनटू इजी मनी, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। आज की डेट में ऑन रिकॉर्ड मैं ये कह रहा हूं, जितना मैंने गांव में देखा है, द यूथ इज मूविंग टू इजी मनी, टुवर्ड्स मोर टुवर्ड्स क्राइम, लेट मी पुट इट लाइक दैट। अपराध की तरफ जा रहा है पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाने जा रहा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने खुद देखा है। अब बता भी दीजिए कौन कौन से अपराध कर रहा है। ज्यादातर क्या हो रहा है, ये टिपिंग करते हैं, सट्टे के काम करते हैं, ठीक है। मोबाइल फोन तो है ही इनके पास। ज्यादा कितना कमाता होगा ये सट्टे वाला लड़का, महीने के 10-12 हजार रुपए, उससे उसका काम चल जाता है, ठीक है। फिर आज अगर आप राजस्थान में देखें, कोई इसके ऊपर टिप्पणी करेगा नहीं, लेकिन मैं तो गांव ढाणी में जाता हूं ना, स्मैक इज प्रोलिफरेटिंग लाइक एनीथिंग। राजस्थान में बिल्कुल, गांव ढाणियों में, मेरे गांव तक में मिल रहा है। तो आप कह रहे हैं राजस्थान में ड्रग्स, सट्टेबाजी मतलब पैर पसार रहा है अपने। बिल्कुल पसार रहा है, इसमें झूठ है ही नहीं, ये तो क्या विजय बेसला इसके लिए भी आंदोलन कर सकते हैं? मैं कर ही रहा हूं, जिस तरह गुजर, I'll tell you what I'm doing. I am speaking to everybody. जहां से भी मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलती है, I talk to the concerned SP, ऐसा कि ये है, इसको रोकिए। And they are trying their level best, but unfortunate कितना है कि जो टेंटिकल्स हैं इसके, वो बहुत अंदर तक घुस गए हैं। आपको मैं बताऊं, एक गांव है करौली में, जहां पर एक लड़के ने अपनी माँ के पैर काट दिए उसके सिल्वर के एंकलेट निकालने के लिए, जस्ट फॉर स्मैक। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं आपको। सो द प्रॉब्लम इज वेरी सिवियर। कहीं ना कहीं बात भी आती है ना कि सिस्टम भी कहीं ना कहीं मिला रहता है। अब ऐसा है, इसके ऊपर क्या टिप्पणी करें, लेकिन हम क्या कर सकते हैं वो करें, ठीक है। तो क्या इसके लिए आप आंदोलन करेंगे? अगर राजस्थान की को, जब अब मेजर की बात करते हैं ना कि मैं कर रहा हूं ना, सर्व समाज का नेता हूं, तो अब जिस तरह से मैं गुजर आरक्षण के लिए मैं बिल्कुल तैयार रहता हूं, उसी तरह जो नशाखोरी है, एब्सोल्युटली, अब जो नशा मुक्ति कैसे ले जाऊं राजस्थान को, या अपराध से मुक्ति। देखो इट इज अ वेरी, it's a quagmire, if I put it like that. कोई बंदा अगर स्मैक यूज करता है तो उसको पुलिस वाले पकड़ने से डरते हैं, क्योंकि पकड़ के तो ले आए, उसको रखेंगे कहाँ। अच्छा, पुलिस वाले भी डरते हैं, ये फैक्ट है। आप उसको पकड़ के ले आओगे, आप उसको रखोगे कहाँ, सेल में। उसको जैसे विड्रॉल सिम्टम्स होंगे, वो अपना सर मारने लगेगा। If he gets hurt, if he dies or something else happens, who is responsible for it? There is no doctor on call in the duty in the jail. It comes on to the police person who has got him. You understand? It requires not Vijay Bensla and his Andolan. It requires a 360-degree solution to it. It is not a simple problem. It's a very, very big issue. हमारे गांव में एक बहुत अच्छी बात कही जाती है कि आंख बंद करने से बिल्लियां दूध पीना बंद नहीं करती। हर्षित, बिल्लियां तो दूध पी रही है, आंख खोल लो और उसको रोक लो। क्योंकि देखो, 16 से 25 साल का व्यक्ति इज योर नेक्स्ट फ्यूचर। इफ इवन 10% ऑफ दिस, 10 तो बहुत ज्यादा बता दिया मैंने, अगर 2% भी इसमें से अगर चला जाता है, वेयर आर वी। मेरा तो एक, अगर आप पूछें तो मेरा तो एक सजेशन रहेगा साहब, कि जितने भी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं ना विधानसभा में, उन सबको अपनी अपने हर, अगर जितनी तीव्रता से इलेक्शन के टाइम में बूथों पे जाते हैं ना, उतनी तीव्रता से 5 साल में हर एक गांव में जाना चाहिए और पूछना चाहिए भाई क्या चाहिए। एक ये टाइम टू टाइम हम कह सकते हैं कि लगातार जो गुजर आरक्षण है उसका लगातार एक मुद्दा बना हुआ है।
7 के बाद थोड़ा उग्र हुआ था 2007-8 में, उसके बाद अभी तक वो मुद्दा लगातार आप भी उठाते रहते हैं। आरक्षण का मुद्दा क्या है ये मुद्दा? देखिए क्या है कि एमबीसी एज अ कास्ट, मतलब एज अ ग्रुप ऑफ कास्ट, जिसमें आपके रहबारी, रायका, देवासी, गुजर, गडरिये, गाड़िया, लोहार, ये सारे के सारे हैं। तो ये जो जातियां हैं ये मूलतः बहुत पिछड़ी हैं। और अगर मैं पुराने तरीके से अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो मीणा समाज भी एक समाज है राजस्थान में, आपने देखा होगा। हम दोनों एक दूसरे के बराबर ही थे, एक ही कुएं का पानी पीते थे। उनको आरक्षण मिला, वो आगे बढ़ गए, बहुत अच्छी बात है। तो समाज में ये बात उठी कि हमको भी एसटी का आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी भी स्थिति वही है, कोई फर्क थोड़ी है। लेकिन जो जैसे भी सिस्टम रहा, संघर्ष हुआ, हमको एमबीसी में अलग से 5% आरक्षण 2019 में मिला, फरवरी में। अब आरक्षण तो आपको मिल गया, बट दैट इज नॉट एवरीथिंग। अगर आप राजस्थान में आज की तरफ देखो तो हमको मिला है 5% आरक्षण। इसका मतलब ये है कि अगर 100 सीटों की अपॉर्चुनिटी है तो उसके अंदर 20 सीट अगर होंगी तो उस पर हमें एक नौकरी मिलेगी। अब क्या होता है कि रोस्टर प्रणाली लगती है, हमारे लिए भी लगती है और बाकी सबके लिए भी लगती है। उसमें जब तक 20 सीटें नहीं होंगी तो आपको मिलेगी नहीं। तो वो जो भर्तियां हैं वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में बढ़ जाती हैं। तो कहीं पर 5 मिलती हैं, कहीं पर 3 मिलती हैं, कहीं पर 10 मिलती हैं, कहीं 18 मिलती हैं। लेकिन जब तक 20 नहीं मिलेगी तो आधे आदमी को तो नौकरी नहीं मिलती। तो एक ये बहुत बड़ी विडंबना है। एक तो ये बात है। दूसरी बात, हाल ही में भी मैंने ये बात उठाई है कि जो आरक्षण है एमबीसी का 5%, ये पूरे राजस्थान के लिए है। लेकिन राजस्थान में एक बहुत ही पिछड़ा इलाका है जिसको हम टीएसपी का इलाका कहते हैं जी। उस टीएसपी के इलाके में 45% आरक्षण एसटी को मिला हुआ है, 5% आरक्षण एससी को मिला हुआ है, और 50% आरक्षण, या कह दीजिए आरक्षण नहीं होना या खुले को आरक्षण देना, जो भी आप कह दीजिए, इट्स ओपन फॉर ऑल। और एमबीसी हो गया, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यू, इन सबको इसी के अंदर खेलना पड़ता है। अब आप ये समझिए कि हर्षित जी, ये बहुत दुखद बात है कि जो आरक्षण दिया जाता है वो पिछड़ों को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है। जो टीएसपी क्षेत्र है वो ऑन रिकॉर्ड राजस्थान का सबसे पिछड़ा इलाका है। ठीक है। सबसे पिछड़ा इलाका होने के बावजूद वहां के जो पिछड़े लोग हैं, एमबीसी, ओबीसी, उनको आरक्षण का फायदा नहीं मिलता। अब मैं आपको अगर इसको कान को ऐसे पकड़ने की समझाऊं, मैं आपको, कोटा में जो शहर में रहता है बंदा, एमबीसी का या ओबीसी का, या फिर जयपुर में जो रहता है, वो टेक्निकली सरकारी तौर से पिछड़ा है, लेकिन टीएसपी में नहीं है। लेकिन टीएसपी का आदमी समकक्ष है, आगे बढ़ा हुआ है, उसको आरक्षण नहीं मिलता। वहां के बंदे को मिलता है। जिसके पास में स्कूटर है उसको तो आरक्षण मिलता है, और जो बंदा पैदल चल रहा है उसको आरक्षण नहीं मिलता। ये क्या विडंबना है भाई। ठीक है, मैं ये जानना बात समझ गए जी। सो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो नहीं हो रही है। इसके ऊपर कार्य चल रहा है, बात चल रही है, चर्चा चल रही है। सर, फिर से मैं आपको आंदोलन की तरफ ले जाता हूँ। जिस तरह से 2007-8 में देखा था, उग्र आंदोलन हुए थे, कई घरों के चिराग बुझ गए थे, कई, जो आप भी गए होंगे, कुछ दिवंगत जो उनके परिवार वालों से मिले, क्या बीतती होगी कि युवा, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका आरक्षण से कोई लेना देना नहीं होता, वो भी आ जाते हैं कि उन्हें नहीं पता होता कि आरक्षण क्या होता है, वो भी आंदोलनों में सम्मिलित हो जाते हैं। क्यों, कई बार देखा गया है कि ठीक है, एक भेड़ चाल होती ना, चलो भीड़ जा रही है, हम भी चल लेते हैं, तो ऐसा भी होता है। और बीच का रास्ता क्या निकल सकता है कि आंदोलन उग्र ना हो, सरकार भी बात मान ले, और जो समाज है, जो वो चाहत है समाज की, वो भी पूरी हो जाए। क्योंकि एक ऐसा भी होगा ना कि आज गुजर समाज ने मांग करी, कल मीणा समाज भी करेगा, फिर किसी और इशू पे, फिर ब्राह्मण समाज करेगा, राजपूत करेगा, तो मांगे तो बढ़ती जाएगी। कोई एक ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन होना जिससे सबका फायदा हो सकता है। सब तो हमने कब कहा कि हम आंदोलन करना चाहते हैं? हम तो नहीं चाहते। हम तो कह रहे हैं कि हमारा काम कर दो, जायज चीज है, लॉजिकल है। जब फरवरी 2019 में कैबिनेट से अप्रूवल होकर के हमारा 5% मिला, उस टाइम हम पटरी पे बैठे थे। यही काम बिना पटरी पे बिठाए भी तो हो सकता था, नहीं हो सकता था क्या? जो चीज आप बैठने के 15 दिन या 7 दिन या 6 दिन बाद करते हो, वो पहले भी तो प्रीएम्प्टिवली कर सकते हो। क्यों? Why do we have to come to that level where there is a clash, there is a headbutt? Why? ये प्रश्न आप गलत आदमी से पूछ रहे हो।
ये आपको उनसे पूछना चाहिए जो बिठाते हैं। नहीं, ये प्रश्न मैं पूछूंगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ ये एक आपको। स्वाभाविक प्रश्न है जो बिल्कुल सही बात है। हर्षित, हम लोग पटरियों पे नहीं बैठना चाहते, हमें भी तो परेशानी होती है। हमको अच्छा लगता है कि जब कोई ट्रेन रुकी हुई हो, किसी बच्चे का एग्जाम अटक रहा हो, जिस चीज के लिए, नौकरियों के लिए, एग्जाम्स के लिए, लोगों का अच्छा भविष्य करने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, उसके लिए हमें ये स्थिति करनी पड़े। बट you do not give us any other option. You don't hear? We are always in dialogues with the government, whoever it be. This is what our need is, this is why we need it, this is the logic behind it. सारी चीजें होती हैं। फिर हम कहते हैं कि इस तारीख को हम लोग बैठेंगे साहब। उससे पहले भी तो कर सकते हैं, बिठा करके 7 दिन बिठा करके। फिर क्यों करते हैं? गवर्नेंस शुड बी प्रोएक्टिव। आपके तो अच्छे रिश्ते हैं ना सरकार तो सभी से अच्छे हैं। बट आपने जो प्रश्न किया ना, मैं उस प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। और हाँ, हमें नहीं अच्छा लगता हमारे 74 लोग शहीद हुए। इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे लंबा चला संघर्ष, जिसमें 74 भारतीय सिविलियंस की शहादत हुई, इकलौता गुर्जर आंदोलन रहा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक पिछड़े समाज को आकर के अपनी आवाज इतनी जोरदार लगानी पड़ी। ये बात बिना आवाज लगाए, बिना लोगों को मारे हुए भी तो हो सकता था। जितना एफर्ट, जितना हमारा इम्पेटस इस आंदोलन में लगा ना, अगर सरकारें हमें पहले ही दे देती तो हम यहां जयपुर से लेकर के जम्मू कश्मीर तक पटरी उखाड़ते नहीं, पटरी की लाइन बिछा देते डबल। इतना मैन पावर लगा। चलिए, पटरी की लाइन लगाने वाली बात आ रही है जी, मैं आगे लेना चाहता हूँ इस सवाल को। अगर आप चाहें कि आंदोलन या फिर एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन या फिर एआई सिखाना, आप किस तरफ देखते हैं आने वाले समय में? देखिए, मैं ये जानता हूँ। हाँ, आप जो अभी बात कर रहे थे आंदोलनों की, दैट इज मोर हिस्टोरिकल इन नेचर। हाँ, मूविंग अहेड, हमें ये देखना है कि आने वाले 10 या 15 साल में टेक कहां जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट कहां जा रही है, ठीक है, और हमको अपना करिकुलम भी। तो क्या आप ऐसा आंदोलन करके अपने समाज को एआई की तरफ, मैं तो रोज करता हूँ, एंटरप्रेन्योर्स या बिजनेसमैन बनाने की तरफ, ताकि जो युवा है वो भटके नहीं। आप कह रहे थे ना, जो युवा भटक जाता है, गलत रास्तों में चला जाता है, अगर नौकरी ना मिले तो व्हाट इज द प्लान बी? हाँ, दैट इज द क्वेश्चन। वो प्लान बी की बात हो रही थी। प्लान बी की बात हो रही है। प्लान बी क्या हो सकता है? प्लान बी ये हो सकता है, यू कैन वर्क फॉर अ डिस्ट्रीब्यूटर इफ यू डू नॉट हैव क्वालिफिकेशंस। आपके पास पैरों में तो दम है, अकल तो है, तो यू कैन डू दैट। यू कैन, जिसको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है कंप्यूटर्स की, वो फिनटेक कर सकता है, प्रोग्रामिंग कर सकता है। आजकल तो कोडिंग इज सो इजी, ठीक है, और हिंदी पढ़ने वाला कोडिंग कर सकता है, मैं इतना जानता हूँ। हमारे सिकंदरा के पास का एक लड़का, वो हिंदी मीडियम का था, उसने कोडिंग वगैरह सीखी, एंड ही इज आई थिंक इन लंदन एंड टेकिंग अ वेरी गुड पैकेज ऑफ 1.23 करोड़। उसको सरकारी नौकरी की चाहत नहीं होगी। मैं वहीं आ रहा हूँ, कमिंग टू दैट। सो व्हाट हैपेंस इज, आज की डेट में बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हर एक व्यक्ति सरकारी नौकरी के पीछे दौड़ रहा है। और आरक्षण भी इसी के लिए तो चाहिए सर। आरक्षण किस लिए चाहिए? आंदोलन भी इसी के लिए तो होता है। नहीं, तो आप बताइए ना। नहीं, आरक्षण क्यों चाहिए? आरक्षण इसलिए चाहिए भाई कि जो पिछड़े हैं, जिनके पास वैर विधाल नहीं है, वो थोड़े से तो आगे आ जाएं। नौकरियां केवल आरक्षण नहीं है भाई, दैट इज ओनली वन पार्ट ऑफ इट। विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ रिजर्वेशन वी हैव गॉट एमबीसी। एमबीसी के अंदर आपका देवनारायण योजना है जो 1200 करोड़ की है, उसके अंदर में आज तक वी हैव गिवन अबाउट 25 लाख चिल्ड्रन स्कॉलरशिप्स। आज की डेट में करीब 80 स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, सरकारी हमारे एमबीसी समाज के बच्चे गुरुकुल योजना में पढ़ रहे हैं। आज की डेट में करीब 40 स्कूल्स हैं राजस्थान में, और मैं डंके की चोट पे बताना चाहता हूं आपको कि हाउ चेंज हैपेंस। अच्छा, ठीक है, करीब 40 अप्रॉक्सीमेटली 40 स्कूल्स हैं, जिसमें ज़्यादातर 85-90% गर्ल्स रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं। और जो राजस्थान के दूर दराज क्षेत्रों में जहाँ पे लड़कियाँ पढ़ती हैं,
280 से 300 लड़कियां छठी क्लास में एडमिशन लेती हैं, उनका खाना पीना रहना पढ़ना सब सरकार देती है, देवनारायण योजना के थ्रू दिया जाता है। इसके अलावा हमारे हॉस्टल्स हैं जहां पर बच्चे बच्चियां आकर के रहते हैं और बाकी स्कूलों में पढ़ते हैं। इसके साथ साथ 2 कॉलेजेस हैं, एक नांदौती में, एक बयाना में गर्ल्स कॉलेज, एक डेयरी प्लांट है खेतड़ी में। ये सारी चीजें देवनारायण योजना के तहत हैं, ये एमबीसी के बच्चों के लिए। और मैं आपको आई वांट एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड दिस हाउ इट मेक्स अ डिफरेंस। जब देवनारायण योजना शुरू करी तो हमने कहा कि सरकार ने कहा कि हम साइकिल देंगे जो भी लड़कियां अच्छा करती हैं। तो कर्नल साहब ने बहुत विजन के साथ कहा कि हम साइकिल नहीं देंगे, इसमें कोई एस्पिरेशन वैल्यू नहीं है, हम स्कूटीज देंगे। तो हमको पहले साल में 500 स्कूटी देनी थी हर्षित। हमारे पास 252 एप्लीकेशंस आए थे ओनली, ठीक है, और कट ऑफ वाज अबाउट 51%। आज हम लोग इस साल हम लोग 4000 स्कूटी दे रहे हैं, 28,000 एप्लीकेशन आ रहे हैं एंड द कट ऑफ इज 84%। कर्नल साहब कहा करते थे, और जो बहुत सही बात है, कि अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, पढ़ी लिखी माँ और कर्ज मुक्त समाज, ये 4 चीजें जहां भी होंगी वो समाज, वो स्टेट, वो कंट्री प्रोग्रेस करेगी। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दिस, वो 252 लड़कियां आज 28,000 लड़कियां हैं। तो हर साल 28,000 लड़कियां, थोड़े साल बाद शादी होगी तो हर घर में 28,000 लड़कियां पढ़ी लिखी माँ बनेंगी जो अपने बच्चे को बैठे बैठे होमवर्क करा देंगी। 28,000 इज अप्रॉक्सीमेटली 46,000 हाउसेज एवरी ईयर, एक खुद का घर, एक ससुराल। चलिए, आपने आरक्षण के फायदे तो गिना दिए, अब हम बात करते हैं उस विजय बैसला की जो आज से 15-20 साल पहले विदेशों में रहा करते थे। आपने बताया कि आप दुबई भी रहे, अफगानिस्तान भी रहे। जी। अफगानिस्तान का क्या एक्सपीरियंस था? वो बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा। वहाँ पर जब हम तालिबानियों से बात हुई, मिले कुछ? खूब ग्रेट पीपल। अफगानिस्तान के लोग बहुत अच्छे लोग हैं। मेरा एक्सपीरियंस, मैं 3-3.5 साल रहा वहाँ पे, 2 कंपनियों में मैंने काम किया। कौन से सन की बात है ये? मैं आने से पहले की बात है, 2012 से 12-13 से लेकर के 16 तक। अच्छा, 16 तक। तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अफगानी लोगों से बहुत मेरे अभी भी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, चर्चाएं होती रहती हैं। हमारे आने के बाद में रेजिम चेंज हुआ, सारे काम हुए। और एक बात मैं आपको बताऊं, आई बिलीव दैट अफगानिस्तान इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबडी, for Afghanis as well and for India as well. The partnership is so solid. We are completely synergetic to each other. आपको मैं बताऊं, मेडिकल टूरिज्म जो आपके यहाँ पर है, आपके नोएडा में ही जेपी हॉस्पिटल है, अब तो पता नहीं क्या नाम हो गया उसका। और जब मैं अफगानिस्तान में था तो वहाँ से जो कैम एयर की फ़्लाइट आती थी या हरियाणा की आती थी या अपने स्पाइस की आती थी, उसमें 80% मेडिकल फैसिलिटीज के लिए लोग आते थे। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, और इज सच अ बिग अपॉर्चुनिटी। योर केसर, योर हींग, योर ड्राई फ्रूट्स इज सच अ बिग अपॉर्चुनिटी, योर लैपिस इज सच अ बिग अपॉर्चुनिटी, योर आयरन, योर प्रेशियस मेटल्स। जिस तरह से मीडिया दिखाता ना कि गोलियां चलते हुए देखी, वॉर देखा है वहाँ पे? अफगानिस्तान में खूब देखा है। फंस तो नहीं गए थे वहाँ पे? खूब फंसे हो? खूब फंसे हैं। कोई ऐसा वाकया बताओ जब कैसे? अब वो not for the public media, but yes, we have had our fair share of। तो सामने से गोली चलते हुए रेगुलर फिनोमेना था। मैं ग्रीन विलेज में रहा करता था, वहाँ पे अटैक्स भी हुए थे। We were part of the structure, so we have been through, but that is a gone phase. Moving ahead, the way I see it, मैं जब वहाँ रहा तो वहाँ पे गुजर बहुत थे। अच्छा, अफगानिस्तान में? हाँ। अफगानिस्तान में कैसे गुजर आ गए? तो अफगानिस्तान में गुजर है ना। अच्छा। हाँ, और उनका गोत्र भी सेम है, चेची, डोई, खटाना, सब मिलेंगे। हमारी भाषा भी बहुत मिलती जुलती है। अफगानी गुजर। अच्छा। तो अब पाकिस्तान में भी गुजर हैं। और अफगानिस्तान के ऊपर ईरान की तरफ भी गुजर हैं। अच्छा। अगर आपको शायद ध्यान हो या ना हो, राजस्थान में या भारत में केवल हिंदू गुजर नहीं होते, मुसलमान गुजर भी होते हैं, सिख गुजर भी होते हैं। ठीक है, आपके गुजर बकरवाल जो जम्मू कश्मीर में है, वो गुजर ही तो हैं। आपके अमेठी में गुजर हैं, अमेठी लोकसभा में करीब 2 लाख मुसलमान गुजर हैं।
अच्छा। ठीक है, आपके गद्दी मुसलमान जो राजस्थान में है, हमारे गोत्र सेम है, चेची, खटाना, डोई, विद द सेम, कहीं में बैसला भी मिल जाता है। अच्छा। हमारे जब गोत्र सेम है, हमारे बोलचाल सेम है, आना जाना सेम है, रीति रिवाज सेम है, कहीं कहीं तो हमारे गीत भी ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। एंड सो व्हेन यू टॉक टू देम, बात करते हो तो एक अपनापन इतना स्ट्रांग होता है कि उसका तो कुछ हानि नहीं। आपने एक बार दरगाह के अंदर चादर भी चढ़ाई थी। हाँ, वो तस्वीरें भी काफी आई थी। थोड़े दिन पहले चढ़ाई थी। हाँ। क्या है कि कर्नल साहब भी दरगाह जाया करते थे साल में 2 बार, और हम भी जाते हैं। तो इस बार हमने निर्णय लिया कि गुर्जर समाज की तरफ से, मुसलमान गुर्जरों की तरफ से, हिंदू गुर्जरों की तरफ से और सिख गुर्जरों की तरफ से, गुर्जर बकरवाल की तरफ से, हमारे गद्दी मुसलमानों की तरफ से हम लोगों ने चादर चढ़ाने की परंपरा अब शुरू करी है। और ये मेरे 100 साल हो जाएंगे, उसके बाद भी ये चादर जाएगी, समाज, गुर्जर समाज की चादर जाएगी। और मेरे को इस बात की खुशी है ये बताते हुए कि कर्नल बैंसला साहब के लिए उनकी पुण्यतिथि जो 31 मार्च है, उसमें जो खादिम हैं, जो मेन है, वो कर्नल साहब के लिए हर साल वहाँ पे दुआ होगी। गुर्जर समाज भी जाएगा, खादिम भी आएंगे वहाँ पे, जितने भी हैं मिल करके दुआ करेंगे। ये बड़ी चीज़ है साहब। नहीं, आपकी सिमिलरिटी क्या है? जैसे मतलब मुसलमानों के अंदर भी गुर्जर हैं, सिखों के अंदर भी है, तो कुछ क्या गोत्र सेम है। अच्छा, गोत्र सेम है, गोत्र सेम है, पूजा पद्धति तो अलग अलग है ऑलमोस्ट। देखो, योर डिविनिटी कुड बी डिफरेंट, बट वी आर द सेम पीपल। सांस्कृतिक रूप से आए, बिल्कुल सांस्कृतिक रूप से। क्या मैं बताया ना, ब्याह के तरीके सेम हैं। अच्छा, वो भात भी वैसे ही होते हैं। धर्म अलग है लेकिन सांस्कृतिक रूप से बिल्कुल सेम है। आज भात के अंदर जो गीत गाए जाते हैं वो भी सेम है। वो उनके भी गीत, अफगानिस्तान में भी वही गीत गाए जाते हैं जो हमारे राजस्थान में गाए जाते हैं। अच्छा, जो आपके मेहरौली में गाए जाते हैं, वो गीत अफगानिस्तान तक हाँ बिल्कुल होते हैं। तो आप भी समझिए ना, हम लोग जितना, ये तो ज्योग्राफी तो अब बनी है, पहले कहाँ ज्योग्राफी थी, पहले कहाँ पाकिस्तान था। ठीक है, जब कर्नल साहब ने आंदोलन किया था, मुझे याद है पाकिस्तान का एक टीम आई थी कर्नल साहब से मिलने के लिए, जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। सो द सिनर्जीज आर वेरी स्ट्रांग। और मैं इतना जानता हूं कि जो गुर्जर बकरवाल हमारी सरहदों की रक्षा करते हैं, वही वीर गुर्जर राजस्थान में भी हैं, वही आपके बालाचौर में तो गांव के गांव 200 के 200 गांव एक साथ हैं। एक हाल ही में घर वापसी का जो एक ट्रेंड है वो काफी चल रहा है। हाँ, चल रहा है। तो आप भी उससे सहमत हैं कि हम सांस्कृतिक रूप से, देखिए, हम जब हम लोग सब एक ही हैं, हाँ, जो हमारे गीत एक है, हमारा खाना एक है, हमारी गालियां सेम है, और तो क्या बताऊं मैं आपको। हाँ, जो लोग मजाक में जो देते हैं, ठट्टे कहते हैं इसको, वो सारे सेम है। तो इसमें अलग अलग बात क्या, ठीक है, लोगों की अपनी रिलीजियस पद्धति अलग हो जाती है, कोई भी कारण रहा होगा, हिस्टोरिकल रहा होगा, बट दैट कैन नॉट सेपरेट यू फ्रॉम व्हाट यू आर। एट द एंड ऑफ द डे थाली तो एक ही है। तो आप भी वही मानते हैं कि जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है? आप भी मैं तो ये मानता हूं कि जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदुस्तान का व्यक्ति है। ठीक है, आपकी पूजा की पद्धति अलग हो सकती है, योर वेज टू रीच द डिवाइन मे बी डिफरेंट, बट यू आर रीचिंग द डिवाइन, नो। अच्छा, सांस्कृतिक रूप से आप एक ही मानते हैं? मैं तो सबको एक ही मानता हूँ। अब अगर मैं पंजाब में चला जाऊं और वहां पर लोग गुरु ग्रंथ साहब की पूजा कर रहे हो, तो क्या मैं कह दूंगा कि आप अलग हो? आप तो हमारे भाई हो भाई, आपका भी सम्मान है, हमारा भी सम्मान है। मैं दरगाह भी जाता हूँ, मैं गुरुद्वारे भी जाता हूँ, मैं मंदिर भी जाता हूँ, उसमें क्या है। एक राजनीति की बात करते हैं कि कहाँ देखते हैं फ्यूचर में आप अपने आप को? एक तरफ सचिन पायलट हैं कांग्रेस में, एक तरफ क्या आप ऐसा समझते हैं कि कहीं काउंटर के रूप में आप सचिन पायलट के सामने कभी भविष्य में अपने आप को कहाँ फिट पाते हैं अपने? हमारे गुर्जरों में कहावत है, जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 100 कोस का गुर्जर एक होता है। ठीक है, और रही बात आपकी, जो आपने ये बात कही पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भारतीय जनता पार्टी कैसे देखती है, दैट इज फॉर द भारतीय जनता पार्टी टू डिसाइड एंड डिसाइड अकॉर्डिंगली व्हाट दे वांट टू डू। हम तो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं साहब। नहीं, क्या पता कभी सचिन पायलट के सामने आपको खड़ा कर दिया जाए चुनाव में। अगर पार्टी का नेतृत्व है तो भैया पार्टी डिसीजन होगा तो वो भी सही है, जो कहेगी पार्टी। लेकिन वो तो पार्टी का डिसीजन रहेगा, व्हाटएवर दे वांट टू डू। बट द पॉइंट इज
कि अगर सचिन पायलट को काउंटर करना है तो हमारे पास एक विजय बेसला है। वो तो भैया पार्टी बता पाएगी व्हाट दे वांट टू डू, व्हाट हाउ दे वांट टू यूज, बिकॉज जब एक सिपाही होता है तो सिपाही की का उपयोग तो जनरल साहब ही करते हैं। जनरल साहब जहाँ बोलेंगे लड़ने के लिए हम लड़ लेंगे। हाँ, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि जहाँ पर एमबीसी समाज 84 विधानसभाएं काबिज करता है और जिम्मेदारी समाज की है, तो वी कैन एक्चुअली मेक अ ह्यूज डिफरेंस चले हम इफ यूज्ड। राजस्थान में सरकार कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही। बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है? देखिए, जिनको दिक्कत है उनको तो दिक्कत रहेगी। विपक्ष आरोप लगाता रहता है ना, कांग्रेस विपक्ष का तो कार्य रही है, बार बार वो एक आरोप लगा देते हैं कि एक टर्म चलता है राजस्थान के अंदर कि वो पर्ची मुख्यमंत्री बहुत। एक बात बताओ मुझे, चलो पर्ची की बहुत बात होती है ना, आप डॉक्टर के पास जाते हो? जाता है ना, बिल्कुल जाता है। दवाई किस पे देता है वो? पर्ची पे। और वो पर्ची वाली दवाई लगती है तभी जाके बीमारी ठीक होती है ना। क्योंकि आपने पर्ची का जिक्र किया इसलिए मैं कह रहा हूँ, वैसे तो इसके कोई मायने नहीं है। ये बात आप विपक्ष को भी समझा दो ना एक बार। समझाने की क्या बात है भैया, जिनको जरूरत है बार बार एक ही ढोल पीटने की, उनको नया ढोल भी ला दोगे तो भी उसको पुराने ढंग से ही पीटेंगे। तो लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू। भाई, हम लोग अपनी एनर्जी उस चीज में क्यों लगाएं? इसका कोई मायने नहीं है। हम अपनी एनर्जी उसमें लगाएंगे ना जिससे राजस्थान आगे बढ़ेगा। जिसको जो करना है वो करे, हमारी तरह से खूब करे और कर, जोर से कर। हम तो वो काम करेंगे जिससे राजस्थान आगे बढ़ता है। राजस्थान में एक तीसरे मोर्चे की बात भी चलती है, वहाँ पर सांसद हैं हनुमान बेनीवाल जी, वो भी लगातार आंदोलन करते रहते हैं जी। क्या लगता है ये पॉसिबल है राजस्थान की राजनीति में तीसरा मोर्चा? क्योंकि जब भी आपने देखा कि दो ही पार्टियां हैं वहाँ पर, कांग्रेस या बीजेपी, तीसरा मोर्चा अभी तक सफल नहीं हो पाया है। देखिए, भविष्य के गर्भ में क्या लिखा है वो तो मैं और आप बता नहीं सकते, ठीक है। लेकिन आई बिलीव दैट हनुमान बेनीवाल, फॉर ऑल दैट व्हिच ही सेज एंड डज, ही इज अ गुड लीडर। बहुत बेबाक बोलते हैं वो, एक तो तंज भी काफी कसते हैं सरकार के ऊपर और आप ही की सरकार के ऊपर। वो उनका तरीका है ना काम करने का, अच्छी बात है, वो उनका सम्मान है साहब, ठीक है, करते तो हैं, ये भी तो बात है। आंदोलन बहुत करते हैं जा अच्छी के, बात वो है, भी करना चाहिए। हाँ, कब कहाँ जाम करा दें पता नहीं चलता है। जो आदमी हाँ, समाजों के लिए काम करता है, लोगों के लिए काम करता है, वो अपनी बात तो मुखर करेगा। हमारे किरोड़ी लाल जी कम करते हैं क्या? वो तो मंत्री हैं हमारे, वो नहीं करते। वो किसी को नहीं दिखता, क्योंकि माननीय मंत्री जी किरोड़ी लाल जी मीणा जी जब कुछ गलत हो रहा होता है तो उसके लिए मुखर होकर के अपनी आवाज रखते हैं। जैसे हम कुछ गलत हो रहा होता है तो हम उसके लिए मुखर होकर आवाज रखते हैं, वैसे हनुमान बेनीवाल जी भी अपनी बात मुखर होती है तो रखते हैं। इसमें कोई गलत बात थोड़ी है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोगों को उसका सोल्यूशन क्या होता है इस पे फोकस करना चाहिए, और अगर कंस्ट्रक्टिव होता है और इससे सबका भला होता है, सो दिस इज डेमोक्रेसी, इट्स गुड फॉर एवरीबॉडी। क्या लगता है राजस्थान का भविष्य क्या लगता है आपको? सुदृढ़ है, सुधरते है, बीमारू राज्य है तो क्या कब तक उभर जाएगा? देखिए, फाइनेंशियल जो कंस्ट्रेंट्स हैं, ये फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स जो हैं ये हमें दी गई हैं कांग्रेस सरकार ने। बिल्कुल। यू स्टार्टेड ऑन अ नेगेटिव बैलेंस, फ्रीबीज इतनी दी गई हैं। अब जब आप फ्रीबीज रोकोगे, फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट करोगे, तो खर्चा तो होगा, दिक्कत तो होगी लोगों को। अच्छा, एक बात बताओ, चलो लेट्स अंडरस्टैंड इट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। कुछ भी काम अगर सरकार करना चाहती है तो खर्चा लगता है। बिल्कुल। खर्चा आएगा कहां से? जनता से, टैक्स से। आपका जो ऑनगोइंग स्ट्रक्चर है उसमें आपको ऑनगोइंग रेवेन्यूज आते हैं। अगर आपका ओपनिंग बैलेंस ही नेगेटिव है तो पहले तो ओपनिंग बैलेंस को सब्जुगेट करना पड़ेगा। अगर 1,75,000 करोड़ का नेगेटिव बैलेंस है, सपोज एक बार बात कर लो, तो आप स्टार्टिंग ही आपकी नेगेटिव से शुरू हुई, तो पहले तो 1,75,000 करोड़ को भरो। तो आप कह रहे हैं कि गहलोत साहब जो गए वो आपके ऊपर कर्जा देके चले गए? बिल्कुल गए, बिल्कुल गए। मैंने जितनी बैलेंस शीट्स देखी हैं, पर वो तो कहते हैं ना, गहलोत साहब तो ये कहते हैं कि मैंने बहुत अच्छा राजस्थान चलाया है, अपने आप को ऐसा मुख्यमंत्री प्रेजेंट करते हैं कि उनसे अच्छा मुख्यमंत्री राजस्थान में कोई है ही नहीं। everybody says they are good till the time people come to know that they are bad. As a person,
आई हैव नो कमेंट्स, ही इज अ ग्रेट मैन। अच्छा, ठीक है, हमारे एज ए मुख्यमंत्री आप एज अ मुख्यमंत्री ही इज डन अ गुड जॉब, बट एज अ गेटिंग रिलीव्ड मुख्यमंत्री फॉर राजस्थान ही कुड हैव डन बेटर। आप भी नेताओं जैसी बात कर रहे मैं हैं। बिल्कुल नेताओं वाली बात नहीं करता, बिल्कुल मैनेजमेंट वाली तीन बात बात कर कर रहा देना, हूँ personally बहुत मैं बिल्कुल अच्छा बोर्ड मीटिंग वाली बात कर रहा हूँ। हाँ। ठीक है, मैं हमारे और उनके जातीय ताल्लुक हैं, हम कर्नल साहब के वो बहुत घनिष्ठ रहे हैं, हमारे भी उनके पारिवारिक ताल्लुक है, तो मैं व्यक्तिगत तौर पे ही इज अ ग्रेट मैन। राजस्थान के लिए अच्छे नहीं है। नहीं, लेट मी रिफ्रेज इट, ही इज डन वर्क फॉर राजस्थान, और राजस्थान में केवल एक ही जो भी मुख्यमंत्री राजस्थान का रहा है उसने राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए अपने जितना वो कर सका उसने करा। जितने भी मुख्यमंत्री रहे, आप केवल उन्हीं की क्यों देख रहे हो, पहले भी बहुत सारे रहे ना, क्योंकि आपका जन्म उस समय नहीं हुआ था तो आप सोचते हो कि वो रेलेवेंट नहीं है, लेकिन आज जैसा राजस्थान खड़ा है उसके ऊपर उनका भी कोई ना कोई उसकी भी छाप है। जिन्होंने डैम्स बनाए, जिन्होंने जमीनें आवंटित करी एससीज को, उनका भी तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहा होगा ना आज की डेट में जी। क्योंकि हम उस समय नहीं थे तो हमको रेलेवेंट नहीं समझ में आता, हम तो केवल करंट देखते हैं क्योंकि बयानबाजी हो रही है। बट द फैक्ट इज एवरी सिंगल पर्सन हु हैज लिव्ड इन राजस्थान has been a contributor to the growth of Rajasthan to get it where it is today. Now, the question which you asked, कि जब गए तो क्या हुआ, जब आप फाइनेंशियल डेफिसिट छोड़ के जा रहे हो ना, then you are not doing good with Rajasthan. ठीक है, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि राजस्थान में एक परिपाटी रही है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, क्या ये इस बार बदलेगी या ये जस की तस रहेगी? देखो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया है, और वो एक कहावत है कि नाई नाई कितने बाल, ये जजमान 2.5 साल बाद सामने आ जाएंगे। आप बताइए ना, भारतीय जनता बिल्कुल आएगी जी, बिल्कुल आएगी, और सब लोग मिलके इसको कार्य को करेंगे। तो इस बार ये परिपाटी बिल्कुल बदलेगी आपके हिसाब से? हाँ। बार बार परिवर्तन क्यों होता है, कि मतलब या वहाँ के लोगों में ही ऐसा माइंडसेट हो चुका है कि राजस्थान की इस बार कांग्रेस को, क्योंकि वहाँ के जो अफसरशाही भी सोचते हैं कि यार चलो मतलब वो भी उस तरह से काम नहीं कर पाते क्योंकि पता है अगली बार कांग्रेस आ जाएगी, इस बार बीजेपी है, या उस तरह से काम नहीं हो पा रहा है? ये क्या होता है कि एक माइंडसेट है और ये रीसेंसी फैक्टर पे काम करता है, लास्ट 90 डेज ऑफ योर वर्क व्हेन पीपल टेंड टू वोट। और एक सिंस आई एम फ्रॉम मैनेजमेंट आई कैन टेल यू समथिंग, people take a decision whether to buy, whether to sell, or to vote only on 2 factors. Only 2 factors determine it. What's in it for me and what's in it for my family. बाकी सब irrelevant है। ये निर्णय जब आप पिक्चर का टिकट खरीदोगे तो भी लोगे, और आप वोट करोगे तो भी करोगे। And in today's date, the way I see it, and let me be very pragmatic about it. मान लिए चीफ मिनिस्टर भजनलाल जी ने अभी तक जो भी कार्य करे हैं वो कार्य इनिशिएट करें। जो सरकार पहले थी उसने ये कार्य इनिशिएट लास्ट में करे थे। अब क्या होता है भाई, आप कह रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए करे थे? मेरी बात सुनो हर्षित, ये सबको समझने की जरूरत है। ये बात मैं मैनेजमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ कि व्हेन यू ड्रॉ एन annual operating plan, you have to plan for the burden in the first quarter, so that your last quarters are easier and deliverable. तो उन्होंने जो भी है, जैसे अभी आप राइजिंग राजस्थान की बात कर लो, आप इन्वेस्टमेंट्स की बात कर लो, ये अगर आप शुरू के 2 साल में करेंगे तभी तो वो फ्रुक्टिफाई होगा। आप लास्ट में जाकर के कहेंगे कि हम ये करने वाले, ना तो होगा ना कुछ होने वाला। तो आपके कहने का मतलब है इस बार जो परिपाटी है इस बार फिर चेंज होने वाली है और भारतीय जनता पार्टी रिपीट करेगी? करनी चाहिए। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ विजय बैसला, जिन्होंने हमारे सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।